वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके और पॉलिटी का सेक्शन जो एचपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी इन प्रश्नों से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अपने पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम किस वर्ष लॉन्च की गई। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो लॉन्च की गई थी, ये की गई थी आपकी 2016 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जो इंडिया की कुछ एक महत्वपूर्ण स्कीम्स है, पेपर में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एच पी बी एड एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक और पूछी जा सकती है जो इम्पोर्टेंट है, मेक इन इंडिया स्कीम जो है वो किस वर्ष लॉन्च की गई थी। तो मेक इन इंडिया जो स्कीम है ये की गई है आपकी 2014 में। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे 2014 में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, मेक इन इंडिया, और इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। एक और जो आपका मिड डे मील है, मिड डे मील इसका नाम बदल कर क्या किया गया है, इसको भी आप लोगों ने नोट रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, पेपर में पूछा जा सकता है। मिड डे मील स्कीम का नाम जो है बदल कर क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण योजना जो वो किसका नाम बदल कर दिया गया है। पेपर में प्रश्न बन सकता है इस प्रकार से कि मिड डे मील का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो क्या रखा गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है इसका नाम बदल दिया गया है, 2021 में बदला गया है। और मिड डे मील है क्या, 1 से 8वीं तक के बच्चों को जो है वो पका हुआ भोजन स्कूल में मिलता है, आपको पता ही है। साथ ही यहाँ से एक और कौन सा प्रश्न बन सकता है कि जो एमएचआरडी मंत्रालय था उसका नाम बदल कर क्या किया गया है। देखो ये सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सभी शिक्षा से रिलेटेड है, तो पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए आप इनको लाइटली मत लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इनको कहूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो नाम है, मिनिस्ट्री का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया है, उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस आयोग की अनुशंसा पर आरबीआई का गठन हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं कमीशन से। हिल्टन यंग आयोग, ऑप्शन बी है सरकारिया कमीशन, ऑप्शन सी है वित्त आयोग और ऑप्शन डी है योजना आयोग। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिल्टन यंग आयोग की जो अनुशंसा थी, इसकी अनुशंसा पर ही आरबीआई का जो है गठन किया गया था। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और इस किसकी रिकमेंडेशन पर बनाया गया था, आरबीआई हिल्टन यंग आयोग की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। और आरबीआई की स्थापना हुई कब है, 1935 में हुई है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर। हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर जो है वो आरबीआई जो है एस्टेब्लिश किया गया था, 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न, कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइज्ड कब हुआ था ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कब हुआ था, 1949 में। 1949 में नेशनलाइज्ड हुआ है और 1935 में क्या हुआ है, ये एस्टेब्लिश किया गया है हिल्टन यंग आयोग की रिकमेंडेशन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि सर वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है, ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो आपके गवर्नर है वो है आपके शक्तिकांत दास। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस डेट को भी आप लोग नोट रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न बनता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, सरकारी आयोग, ये भी पूछा जाता है, सरकारी आयोग क्यों आया था। सबसे पहले सरकारी आयोग आया हुआ आपका 1983 में, ऑप्शन बी की मैं बात कर रहा हूँ, 1983 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। और सरकारी आयोग का मेन काम क्या था, सरकारी आयोग ने जो है केंद्र और राज्य सरकार की जो पावर्स थी, शक्तियों के बीच में काफ़ी टसल हो रही थी, जिसकी वजह से जो है सरकारी आयोग बनाया गया था। और इसमें जो है मेजरली जो आपकी लिस्ट है, जैसे कि राज्य सूची, केंद्र सूची और आपकी समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, उसके विषय में बताया गया था सरकारी आयोग के द्वारा 1983 में। मतलब मेजरली जो है सरकारी आयोग इसलिए आया था कि राज्य और केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हैं, जो पावर है, जो नियम बनाने की जो उनके पास पावर है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जा सकते, डिफाइन किया जा सके कि कौन किसके अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए आया था सरकारी आयोग। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम बात करें वित्त आयोग की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, मैं यहाँ पर पहले स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ ताकि लिखने को आसानी रहे।
वित्त आयोग से सबसे मेजर ये पूछा जाता है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, कौन सा अनुच्छेद है इससे रिलेटेड, 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 280 जो किससे रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन से, वित्त आयोग से। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा, एक और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चला हुआ है, तो 15वां वित्त आयोग चला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, 15th वित्त आयोग चला हुआ है, ऑप्शन सी की मैं अभी बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें साथ ही कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है आपके एन के सिंह। कौन? एन के सिंह। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एन के सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इसको आप लोग नोट रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नाम भी। और 280 आर्टिकल के अंदर में आता है आपका वित्त आयोग, साथ ही 15वां वित्त आयोग चला हुआ है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, योजना आयोग, योजना आयोग के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि योजना आयोग कब एस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे, 1980 में क्या किया गया था, योजना आयोग एस्टेब्लिश किया गया था, माफ़ी चाहूँगा 1950 में। 1950 में जो है योजना आयोग जो है 1950 में क्या किया गया है, योजना आयोग जो वो एस्टेब्लिश किया गया है, माफ़ी चाहूँगा मैंने गलती से 1980 बोल दिया था। 1950 में जो है योजना आयोग जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग किया गया है। और कब किया गया है, 1 जनवरी 2015 को जो है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। आप लोग जानते ही है, जो 5 ईयर प्लान्स आते हैं उसके जो फॉर्मेशन करता है 5 ईयर प्लान्स की, वो 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं आपके पंचवर्षीय योजना जिनको कहते हैं, योजना आयोग ही करता है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया है, उम्मीद आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे, नोट भी कर लिया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी आपकी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और कब की थी इसको भी आपने ध्यान में रखना है, सिर्फ इतना नहीं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की है, 1921 में की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में बोला गया है, इस डेट को भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किस वर्ष की थी, तो प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। तो 1921 में की थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, आर डी बनर्जी, जो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी जो है इन्होंने क्या किया है, मोहनजोदड़ो की खोज की है। और कब की है, 1922 में की है, 1922 में की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है। 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। तो किसने की थी, आर डी बनर्जी ने की थी, रखलदास बनर्जी इनका पूरा नाम है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ से काफ़ी कुछ प्रश्न बनते हैं और काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन भी होता है। आज हम इस कंसेप्ट को आराम से और सही से समझ लेते हैं एक ही बार में। देखो क्या होता है कि जब अंग्रेज भारत में आते हैं 1600 ईस्वी में, तो अंग्रेजों ने 3 जगह पर जो है अधिकार किया होता है। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का आपने नाम सुना होगा। तो अंग्रेजों ने कौन कौन से जो 3 मेजर भारत में इलाके होते हैं, जोन है, जैसे कि बंगाल किसको, कोलकाता वाले जोन को, उसको कैप्चर किया होता है। इनकी प्रेसिडेंसी होती है, अंग्रेजों का प्रभुत्व होता है इस पर। दूसरा है आपका मद्रास, जो चेन्नई वाला जोन है, उस पे ऊपर इनका कंट्रोल होता है अंग्रेजों का। और तीसरा है आपका बम्बई का, मतलब ये इनके हब होते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया जो है इनके काफ़ी इन्फ्लुएंस में होता है, इनकी जो रूल रेगुलेशन चल रहे होते हैं। तो इन सब तीनों प्रेसिडेंसीज को चलाने के लिए इन्होंने जो है पोजीशंस क्रिएट करते रहते थे टाइम टू टाइम, कि जो है इनका सिस्टम रेगुलेट करते रहे। हेड ऑफ दी कंपनी कौन चला रहा होगा या हेड ऑफ दी जोन को चलाने वाला कौन होगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है पोजीशंस बनाई गई थी। तो सबसे पहले पोजीशन जो थी वो थी आपकी बंगाल का गवर्नर। कौन, बंगाल का गवर्नर, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर बंगाल का गवर्नर, BG से लिख देता हूँ मैं इसको, बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर जो था सबसे पहले कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर का मतलब था जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, जहाँ पर इनका बंगाल के ऊपर कोलकाता वाला जो है इसके ऊपर जो है हेड करेगा, वो करेगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। 1757 की ये बात हो रही है। उसके बाद हम बात करें, इससे जो है फिर एक पोजीशन जो है अपग्रेड कर दी जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। मतलब इससे ऊपर अब क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसकी क्या पावर्स होगी, इसकी पावर होगी जो तीनों प्रेसिडेंसी है इनके ऊपर जो अधिकार करेगा, इनके रूल रेगुलेशन है, जो हेड ऑफ दी तीनों प्रेसिडेंसी कौन होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। कौन कौन सी तीन है, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल।
कोलकाता वाला जोन, इन तीनों के ऊपर जो भी रेगुलेट करेगा, जो भी रूल्स बनाएगा, जो फाइनल जो नियम बनाएगा और किस प्रकार से सिस्टम चलेगा वो तय करेगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर 1757 में मैंने आपको बता दिया रॉबर्ट क्लाइव, इसको लिख लीजिएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल की बात की जा रही है अब, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 की ये बात हो रही है। बंगाल का गवर्नर जनरल 1774 की बात हो रही है, 1774 की। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। और सिंपली पूछा जाए बंगाल का गवर्नर कौन था, तो कौन था? 1757 की बात हो रही है, 1757 की, और रॉबर्ट क्लाइव था। अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद में फिर से जो है पोजीशन अपग्रेड कर दी जाती है। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद जो है पोजीशन क्या अपडेट की जाती है? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको क्या कहा जाने लगा अब? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, GGI। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को। इसका मतलब ये था कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो तीनों प्रेसिडेंसियों पर जो वो अपना प्रभुत्व रखेगा, लेकिन जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया तो इसका मतलब था कि अब पूरे भारत पर जो है वो कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने काफ़ी सीक्वेंसली समझाने की आप लोगों को कोशिश की है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये जो बात हो रही है ये हो रही है 1833 के समय की। चार्टर एक्ट आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होते हैं वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का मतलब ये है कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका जो है प्रभुत्व पूरे भारत पे होने वाला है। अब वो पूरे भारत को कंट्रोल करेगा, अपने नियम और अपने सिस्टम से चलाएगा। बात यहीं पर नहीं रुकती है, इसके बाद फिर से जो पोजीशन, इसी पोजीशन को जो अपग्रेड कर दिया जाता है रैंक वाइज, जैसे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो क्या बनते हैं इसके बाद? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद क्या नाम दिया गया इसको? वॉइस रॉय। वॉइस रॉय जो है ये इनकी लास्ट पोजीशन थी जब तक अंग्रेज भारत से गए नहीं। वॉइस रॉय पोजीशन काफ़ी लंबे समय तक भी रही। तो वॉइस रॉय, लास्ट वॉइस रॉय बनते हैं आपके, वी से वॉइस रॉय लिख दिया मैंने, लास्ट वॉइस रॉय बनते हैं आपके लॉर्ड कैनिंग। 1857 की ये बात होती है। 1856 तक जो है आपके लॉर्ड डलहौजी रहते हैं, और 1857 की बात होती है जब अंतिम वॉइस रॉय बनते हैं कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन बनते हैं? कैनिंग। इसको नोट रखिएगा, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं को जो है पहला क्या बनाया जाता है? फिर वॉइस रॉय बनाया जाता है। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, और जैसे ही ये पोजीशन अपग्रेड की जाती है तो लॉर्ड कैनिंग को ही क्या बना दिया जाता है? वॉइस रॉय बना दिया जाता है। तो इसमें और ज़्यादा पावर्स जो है वॉइस रॉय में ऐड कर दी जाती है। अब ये डायरेक्ट जो है वो आपकी ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व में होगा। तो ये कुछ कहानी थी। उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश भी की है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पर एक और याद आ रहा होगा आपको, 1857 में जो क्रांति हुई थी पहली, मंगल पांडे का नाम भी याद आ रहा होगा। इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे डेट को, कि इसी समय जो वो कैनिंग जो है क्या बने थे? वॉइस राय बने थे। तो पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि 1857 की क्रांति में जो है वॉइस राय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये हुआ था आपका 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। एग्जैक्ट डेट है 4 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट भी कह देते हैं। क्यों हुआ था? देखिए यहाँ पर जो है गोलमेज सम्मेलन चल रहे होते हैं। आप लोगों को पता ही है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कौन कौन से वर्ष में? 1930 में, 1931 में, 1932 में। इसमें से सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन जो गांधी जी ने अटेंड किया था 1931 वाला। और उसी समय जब गांधी जी लंदन में जाते हैं, क्योंकि ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ये भी पूछा जाता प्रश्न कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? तो ये लंदन में हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे। और इसीलिए जो यहाँ पर 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें जो है गांधी जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है वो अटेंड करने जाते हैं। यहीं पर जो है
क्या होता है फिर 1931 में ही 4 मार्च 1931 इसकी एग्जैक्ट डेट है। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या होता है, आप लोग पूछेंगे कि सर क्या एग्रीमेंट हुआ था। तो एग्रीमेंट ये हुआ था कि जो गांधी जी ने अपनी कुछ एक डिमांड्स रखी थी, जैसे कि एक मेजर मेजर रखी तो बहुत सारी डिमांडें थी, लेकिन कुछ एक मेजर बता देता हूँ। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि जो भी आंदोलनकारी जो भी है वो उन्हें रिलीज कर देंगे ब्रिटिश सरकार, जिन्हें भी जेल में डाल के रखा हुआ है, जो भी जो अपराधी नहीं है और जितने भी आंदोलनकारी है और गलत तरीके से जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने भारत में जो है जेल में डाल के रखा है, उनको रिलीज कर देंगे। और उसके विपरीत इरविन ने जो इरविन के साथ किया था वो ये किया गया था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था 1930 में काफ़ी इम्पैक्ट रहा था, काफ़ी अंग्रेजों को अंग्रेजी सरकार को डर था। तो गांधी जी ने कहा था कि हाँ मैं उसको विड्रॉ कर लूँगा, वापस ले लूँगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो चला था। तो ये कुछ इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे और जो इरविन है, इरविन क्या करेगा, जो आंदोलनकारी है भारतीय आंदोलनकारी, उनको जो है वो रिलीज कर देगा। तो 19,000 के करीब आंदोलनकारी जो है वो क्रांतिकारी जो थे उन्हें जो है रिलीज कर दिया था। और ये कुछ गांधी इरविन पैक्ट था। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। साथ ही मैंने गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी बता दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बता दिया कि कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है। काफ़ी कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी मैंने बातें यहाँ पर डिस्कस की आप लोगों से। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भारत में प्रथम आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया? तो देखिए इमरजेंसी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इमरजेंसी को थोड़ा सा ध्यान से डिस्कस कर लेते हैं। 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक है आपकी सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, जिसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं NE, नेशनल इमरजेंसी, जिसको क्या कहते हैं हम, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आती है ये भी पूछा जाता है। ये आती है आपकी 352 आर्टिकल। ये आर्टिकल से आपने याद रखने हैं, 3 आर्टिकल है। नेशनल इमरजेंसी का है 352 और आपका जो स्टेट इमरजेंसी का है इसका है आपका, स्टेट इमरजेंसी लिख देता हूँ यहाँ पर, जो राजकीय इमरजेंसीज होती है इसका आर्टिकल है 356। ये आर्टिकल आप लोगों ने नोट रखने हैं। और अगर हम लास्ट वाली जो हमारी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब किसी देश के पास पैसा खत्म हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि कौन से आर्टिकल में आती है, 360 आर्टिकल में आती है। तीनों आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब इन्हें हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी पहले की मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों को बता दिया आर्टिकल 352 में जो ये आती है। और राष्ट्रीय आपातकाल इसको कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। और अभी तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3 बार लग चुका है। अब जो इस प्रश्न का आंसर है ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है। एक तो लगा है आपका, सबसे पहला कब लगा था, सबसे पहला लगा आपका 1962 में जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। और इस समय जो है इंडो चाइना वार चला हुआ था। क्या चला हुआ था? इंडो चाइना वार, इंडिया और चीन का जो है वार चला था, जिस कारण जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ी थी 1962 में। मैंने बता दिया आप लोगों को कि राष्ट्रीय आपातकाल जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं 3 बार भारत में लग चुकी है। एक 1962 में पहली बार, दूसरी कब लगी है, 1971 में। सेकंड वाली कौन कब लगी है, 1971 में। 1971 में अगर बात करूं मैं तीसरी की, 1971 में जो है वो इंडो और पाक वार हुआ है, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उसके बाद 1975 में लगी है। ये तीनों इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी से लगाई गई है, पेपर में पूछी भी जाती है, आप लोगों ने नोट रखना है इसको। नेशनल इमरजेंसी 1975 में जो तीसरी लगी है। इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण 1975 में थर्ड इमरजेंसी जो है इम्पोज की गई थी। अगर मैं बात करूँ स्टेट इमरजेंसी की, 356 आर्टिकल, इसको आपने नोट रखना है आप लोगों ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको। 356 जो है ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि राजकीय जो आपातकाल है वो कौन से आर्टिकल में आता है, 356 में आता है। साथ ही जो पहला राजकीय जो किस राज्य में जो है वो स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी, तो किस में लगाई गई थी, पंजाब में लगाई गई थी। और पहली बार पंजाब राज्य में लगाई गई थी और 1951 में लगाई गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग लाइटली मत लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको। अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में आती है और इस अभी तक भारत में एक भी बार जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो ये कुछ इमरजेंसी से कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा।
HPBED एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा नीति आयोग में, नीति के संदर्भ है तो नीति आयोग में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछी जाती है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पिछली बार HPBED एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हुआ था उसमें नीति आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग और कमीशन, जो SC ST कमीशन, OBC कमीशन, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे, तो इनको लाइटली मत लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जा सकते हैं। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग कब बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग जो है एस्टेब्लिश किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो हेड करता है नीति आयोग को, कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, तो इसको भी याद रखेंगे। वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी, तो इसको भी नोट रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। साथ ही आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई है 2020, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनने के काफ़ी आसार है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था। गरीबी उन्मूलन की बात की जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है। और मैंने बता भी दिया अभी की जो पंचवर्षीय योजनाएं और योजना आयोग और नीति आयोग से बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं पिछली बार, तो लाइटली मत लीजिएगा, मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गरीबी उन्मूलन की जो पंचवर्षीय योजना थी कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात की गई है। अगर मैं बताऊं कि एक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, उसमें भी गरीबी पर फोकस किया गया था कि उसमें क्या कहा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012 से 2017 तक जो चली थी, 17 तक, तो इस पर क्या बोला गया था कि 10% तक गरीबी को जो है भारत में कम करना है। क्या टारगेट रखा गया था, 10% तक गरीबी को कम करना है। साथ ही मोर एक्सक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी इसका उद्देश्य था, 12वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात कब की गई है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था या किसने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया आपका इंदिरा गांधी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने। और कब दिया था, 1971 में दिया था, 1971 में दिया था। एक्चुअली इनका जो इलेक्शन चले हुए थे, तो उस इलेक्शन का कैंपेन का जो मेन स्लोगन था यही था, गरीबी हटाओ। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको करूँगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी मैंने बता दिया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10% तक जो भारत में गरीबी करने का लक्ष्य भी रखा गया था। और यहाँ पर जो है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात कब की गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोग सब कुछ आराम से बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य की सतह पृष्ठ का तापमान लगभग है, तो ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। और ये जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट, और इसका डायरेक्ट ही आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस, जो इसका आंसर है। और जो क्वेश्चन मैं जब भी आप लोगों से डायरेक्ट डिस्कस करता हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आया हुआ था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डाला है, हो सकता है पूछा जा सकता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस जो है इसका आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इस प्रश्न को। यहाँ पर वैसे ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध घटित हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध की भी बात कर लेते हैं, पेपर में पूछा जाता है प्रश्न। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आप लोगों को बताइए, ऑप्शन सी 1939 से 1945 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। और बात करूं मैं ऑप्शन ए की, 1914 से 1980 तक जो चला वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है। तो पेपर में प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि पहला वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 तक, ये एग्जैक्ट डेट आप लोगों ने याद रखनी है। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था ये चला आपका 1939 से लेकर 1945 तक। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है, मतलब भारत जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ का एक्सपोर्ट करता है, कॉफ़ी का करता है, कॉटन का करता है, मैंगनीज का करता है, या माइका का करता है। तो भारत जो ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे, माइका, जिसको अभ्रक भी कहा जाता है, इसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है। अच्छा, माइका है क्या, माइका जो एक प्रकार का जो आपका विद्युत और ताप का जो है ये कुचालक होता है, और काफ़ी ज़्यादा जैसे एयर प्लेन्स जो होते हैं उसमें यूज़ होता है। ऑब्वियसली जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी और जो टेम्परेचर है उसको नहीं अपने में से जो रोधक है तापमान और आपका विद्युत का, तो काफ़ी जगह जो है ये काम आता है। तो माइका जो है इसका सबसे ज़्यादा
एक्सपोर्ट करता है इंडिया। साथ ही अगर मैं बात करूं, पेपर में प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो कौन सा है, उत्पादन की बात की जा रही है। कॉफ़ी का उत्पादन करता है आपका ब्राज़ील, ये भी पेपर में पूछा जाता है। अगर हम बात करें कॉटन की, तो उत्पादन की बात की जा रही है, ना कि एक्सपोर्ट की, निर्यात की। किसी दूसरे देश को देना जो होता है वो एक्सपोर्ट होता है, और इम्पोर्ट किसी दूसरे देश से लेना होता है। और उत्पादन का मतलब होता है उसको उगाना या अपने देश में उसकी प्रोडक्शन करना। समझ गए होंगे आप डिफरेंस। तो कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है सबसे ज़्यादा, पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। कॉफ़ी का उत्पादन आपका ब्राज़ील में होता है, ये मैंने बता दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, लाइटली मत लीजिएगा इसको, स्टार लगा देता हूँ। साथ में ये भी पूछा जाता है कि कॉटन का उत्पादन करने वाला देश, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला नंबर 1 पर कौन है, तो ये है हमारा प्यारा भारत। कॉटन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं बात करूँ दूसरे नंबर पे, तो कॉटन उत्पादन में चाइना जो वो दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर जो रैंकिंग से भी पिछली बार एक क्वेश्चन देखने को मिला था, आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। तो कॉटन और इन सब चीज़ों को भी याद रखेंगे, रैंकिंग्स कि किस में कौन सी रैंकिंग है और कौन सी चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, और मैंने डिस्कस भी कर लिया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है, तो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन ए ध्रुवा जो है सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है भारत का। और अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी में, आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सी की मैं बात करूं अप्सरा, तो पेपर में प्रश्न आया कि भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा है वो सबसे पुराना। ओल्डेस्ट पूछा जाए तो अप्सरा है, पूछा जा सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में। और अगर ध्रुवा की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा है भारत का न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर की बात हो रही है। अच्छा, इसको कोरिलेट मत कर दीजिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, और न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो होते हैं वो उनका अलग काम होता है। तो इनको इंटरलेट नहीं करना है। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर वो है आपका अप्सरा, और भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, वो है ध्रुव। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। पेपर में प्रश्न बनता है यहाँ से। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बात करें ऑप्शन बी की, सेना प्रमुख। ऑप्शन सी है एयर स्टाफ का प्रमुख, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और ऑप्शन डी है स्पीकर ऑफ दी लोकसभा। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो है लोकसभा स्पीकर, क्योंकि बाकी जो पोजीशंस है ये एग्जीक्यूटिव पोजीशंस है, और इनको जो है नियुक्त कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, और जो जिसको नहीं करता है नियुक्त अपॉइंट, वो है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर को कैसे जो है नियुक्त किया जाता है, इलेक्टेड जो फर्स्ट मीटिंग होती है लोकसभा की, उसमें जो है पहली मीटिंग में जो है जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिस पर जो है लोकसभा स्पीकर को जो वो क्या किया जाता है, आपका इलेक्ट किया जाता है। तो इसको जो है वो अपॉइंट राष्ट्रपति नहीं करता, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, DY चंद्रचूड़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में पूछा जा सकता है HPBED एंट्रांस एग्जाम में। पर्सनली मेरा आप लोगों से रिकमेंडेशन रहेगी, इस नाम को जरूर याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, वो है आपके DY चंद्रचूड़। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर वाले हैं, HPBED एंट्रांस में ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है, स्टार लगा देता हूँ मैं इसको। ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कौन से नंबर वाले जो है आपके मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के। तो कौन से नंबर के हैं, ये 50 नंबर के हैं, 50वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं भारत के, वो है DY चंद्रचूड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से मैं जोर डाल के बोल रहा हूँ, DY चंद्रचूड़ 50वें जो है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगर हम बात करें सेना प्रमुख की, ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे, CDS जिसको कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में, जनरल मनोज पांडे। कौन, जनरल मनोज पांडे जो है, जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख है, CDS है जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे, इस नाम को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगर हम बात करें एयर स्टाफ का प्रमुख कौन है वर्तमान में, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, विवेक राम चौधरी जो है वर्तमान में एयरफोर्स के जो है हेड है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं यहाँ पर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट HPBED एंट्रांस एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी जो थी स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, ये बनी थी यूपी की, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की जो है महिला मुख्यमंत्री बनी थी।
पहली महिला मुख्यमंत्री की बात की जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहूँगा, यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ मैं, पेपर में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। बात करें ऑप्शन बी की, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल। अगर प्रश्न आता है इस प्रकार से, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। इस प्रकार से प्रश्न आएगा। अगर राज्यपाल पूछा जा रहा होगा, गवर्नर जिसको कहते हैं, तो ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली क्या थी? गवर्नर थी। और कौन से स्टेट की ये गवर्नर थी? ये भी यूपी की ही थी। यूपी की, उत्तर प्रदेश की ही गवर्नर रही है, पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू को मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर। सरोजिनी नायडू यूपी की ही रही है ये गवर्नर, पहली महिला गवर्नर। अब आप पूछेंगे कि सर विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? यूएनओ में पहली महिला राजदूत। यूएनओ की पहली भारतीय महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। के प्रश्न बनता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत की पहली महिला राजदूत, जिसको एम्बेसडर कहते हैं, इंडियन एम्बेसडर कौन थी? पहली महिला की बात की जा रही है, विजय लक्ष्मी पंडित। ये नाम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, अमृत कौर। कौर कौन थी? अमृत कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री। पहली केंद्रीय मंत्री कौन थी? महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर इनका पूरा नाम है। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई थी? इनको दी गई थी आपकी स्वास्थ्य मंत्रालय दी गया था, मतलब पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी कौन? राजकुमारी अमृत कौर। ये प्रश्न भी बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे जो है वो क्लोज करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।